हमारा संकल्प, आवर प्रॉमिस। पाठ परिचय, चैप्टर इंट्रोडक्शन। भारत माता का सच्चा सपूत वही है जो भारतीयों को अपने हित के प्रति जागरूक करे, उन्हें उत्साहित करके सुखी बनाने का प्रयास करें। आइए पढ़ें मातृभूमि की सेवा में सर्वस्व न्योछावर करने का भाव जगाने वाली इस कविता को। है शौक यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे। मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखवाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। जो लोग पड़े हैं अंधेरे में, अपनी ही नहीं नजर में हैं, उनके घर के हर कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। रोको मत, आगे बढ़ने दो, आजादी के रखवाले हैं, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लुटाएंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, सच्चे सपूत कहलाएंगे। शब्द भंडार, वोकैबुलरी, शौक, अभिरुचि, इंटरेस्ट, अमर, जो कभी नहीं मरते, इमॉर्टल, उत्साह, उमंग, जोश, एंथुजियाज्म, ज़ील, रखवाले, रक्षक, सेवियर, सर्वस्व, सब कुछ, वंस ऑल, धुन, लगन, पैशन, अरमान, इच्छा, डिजायर, उद्यम, मेहनत, लेबर, आजादी, स्वतंत्रता, फ्रीडम, मातृभूमि, अपनी भूमि, मदरलैंड, वीर, बहादुर, ब्रेव, सपूत, आदर्श पुत्र, आइडियल सन। पाठ 2, वफादार ऊंट, फेथफुल कैमल। पाठ परिचय, चैप्टर इंट्रोडक्शन। हमारे आसपास चतुर व बुद्धिमान लोग तो बहुत मिल जाएंगे, पर वे वफादार भी होंगे, ये कहना कठिन है। शेर को कैसे पता चला कि कौन वफादार है? आइए यह कहानी पढ़कर पता लगाएं। जंगल का राजा केसरी बहुत निर्भीक तथा बलवान था। जंगल के सभी जानवर उससे बहुत डरते थे। वे अपने राजा के लिए अक्सर कुछ उपहार लाते रहते थे। एक दिन उसने सोचा कि मेरे ऊपर काम का बहुत बोझ है, मुझे अपनी सहायता के लिए कुछ मंत्री चुन लेने चाहिए। ये सोचकर उसने सबसे पहले लोमड़ी को बुलाया और बोला, तुम बहुत ही बुद्धिमान और चालाक समझी जाती हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना गृह मंत्री बनाता हूँ। धन्यवाद महाराज, यह मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है, लोमड़ी ने सिर झुकाते हुए कहा। इसके बाद उसने तेंदुए को बुलाकर कहा, तुम बहुत कर्मठ और तीव्र चाल वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना रक्षा मंत्री नियुक्त करता हूँ। धन्यवाद महाराज, धन्य भाग मेरे कि आपने मुझे इस लायक समझा, तेंदुआ बोला। इसके बाद शेर ने कौवे को बुलाकर कहा, तुम आकाश में बहुत ऊंचा उड़ सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना विदेश मंत्री नियुक्त करता हूँ। मुझ छोटे से जीव को इतना सम्मान देने के लिए धन्यवाद। कौवे ने कृतज्ञ होते हुए कहा। उस दिन तीनों ने केसरी के प्रति ईमानदार रहने की शपथ ली और शेर ने बदले में उन्हें भोजन तथा सुरक्षा देने का वचन दिया। इसके बाद से तीनों मंत्री राजा के प्रत्येक काम में उसकी सहायता करने लगे। केसरी जी जहाँ भी जाते, वे तीनों पीछे पीछे जाते। शेर के भोजन के उपरांत उन तीनों के लिए भी काफी भोजन बच जाता। एक दिन विदेश मंत्री कौवे ने आकर शेर से कहा, महाराज, क्या आपने कभी ऊंट का मांस खाया है? मेरे विचार से ये बहुत ही स्वादिष्ट होगा। शेर ने भी ऊंट का मांस कभी नहीं खाया था, इसलिए उसे ये विचार बहुत पसंद आया। पर यह ऊंट हमें कहाँ मिलेगा? शेर ने पूछा। यहाँ से कुछ मील दूर मैंने एक ऊंट को रेगिस्तान में देखा है, कौवे ने जवाब दिया। ठीक है, फिर कल हम सभी वहाँ चलेंगे, शेर ने कहा और सब सोने चले गए। अगले दिन केसरी जी अपने तीनों मंत्रियों के साथ ऊंट की खोज में रेगिस्तान के लिए निकले। चलते चलते वे बहुत दूर निकल आए। वे रेगिस्तान तक पहुंच गए, पर अब तक सूरज का ताप बहुत बढ़ गया था। शेर के पंजे रेगिस्तान की गर्म रेत से बुरी तरह झुलस रहे थे। बहुत परेशान होने पर शेर ने अपने मंत्रियों से कहा कि हम जंगल वापस चलते हैं, मैं अब और आगे नहीं जा सकता। शेर की बात से तीनों बहुत निराश हो गए, क्योंकि उसके बिना ना तो वे ऊंट का शिकार कर पाते और ना ही उसका मांस खा सकते थे।
पर तीनों ही ये अवसर खोना भी नहीं चाहते थे। तभी लोमड़ी को एक तरकीब सूझी। वह दौड़ी दौड़ी ऊंट के पास गई और बोली, मेरे साथ चलो, आज मैं तुम्हें जंगल के राजा से मिलवाती हूँ। ऊंट भी जंगल के राजा से मिलने की लालसा में लोमड़ी को अपनी कुबड़ वाली पीठ पर बैठाकर चल दिया। रास्ते में लोमड़ी बोली, तुम्हारे स्वामी को हमारे राजा ने मार दिया है, तुम अब आजाद हो। अब हम सब मिलकर जंगल में रहेंगे। शेर के पास पहुंचकर लोमड़ी बोली, चलिए महाराज, आप सब ऊंट पर बैठ जाइए, हम सब अपने घर चलेंगे। सारी ऊंट की पीठ पर बैठकर आराम से जंगल पहुंच गए। जंगल में तीनों मंत्री ऊंट को मारकर खाना चाहते थे, पर शेर ने यह कहकर ऊंट को छोड़ दिया कि इसने हमें तपते रेगिस्तान से निकालकर सही सलामत जंगल तक पहुंचाया है। किसी को भी यह बात अच्छी नहीं लगी। सभी बहुत भूखे भी थे। शेर ने अपने तीनों मंत्रियों से भोजन ढूंढकर लाने के लिए कहा। तीनों ने कुछ दूर जाकर एक योजना बनाई। शेर के पास पहुंचकर सबसे पहले कौवा बोला, महाराज, बहुत ढूंढने पर भी भोजन नहीं मिल सका, पर हम आपको भूखा नहीं छोड़ सकते, इसलिए आप मुझे खा लीजिए। योजना अनुसार लोमड़ी ने कौवे को हटाते हुए कहा, आप मुझे खा लीजिए, मैं इससे आकार में बड़ी हूँ, मुझे ही खाकर आपकी भूख शांत होगी। तेंदुए ने भी लोमड़ी को पीछे धकेलते हुए खुद को खाने की पेशकश की। ऊंट ने सोचा कि इन तीनों ने तो अपनी स्वामी भक्ति दिखाई है, मुझे भी शेर के सम्मुख खुद को प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे ही ऊंट ने शेर के सामने जाकर स्वयं को खाने का प्रस्ताव रखा, तीनों मंत्रियों ने अपनी सहमति जता दी। पर राजा तो ठहरा राजा, वह उनकी ये चाल समझ गया और मुस्कुराते हुए बोला, मैं जानता हूँ तुम मेरी वफादार प्रजा हो। तुम्हारे इन प्रस्तावों ने मेरे दिल को छू लिया। मैं बारी बारी से तुम सबको उसी क्रम से खाऊंगा जिस क्रम में तुमने स्वयं को खाने का प्रस्ताव रखा है। शेर की यह बात सुनते ही तीनों मंत्री वहां से 9-2-11 हो गए। शेर हंसते हंसते लोटपोट हो गया। वह ऊंट से बोला, वास्तव में तुम ही सबसे वफादार हो। तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी रह सकते हो। मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इसके बाद वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे। शब्द भंडार, वोकैबुलरी, निर्भीक, निडर, फियरलेस, उपहार, तोहफा, गिफ्ट, कर्मठ, मेहनती, लेबरस, कृतज्ञ, एहसानमंद, ऑब्लाइज्ड, उपरांत, बाद, आफ्टर, झुलसना, जलना, टू गेट बर्न्ड, तरकीब, युक्ति, ट्रिक, स्वामी, मालिक, मास्टर, सहमति, रजामंदी, अग्रीमेंट, कंसेंट, बलवान, शक्तिशाली, स्ट्रॉन्ग, चालाक, चतुर, क्लेवर, तीव्र, तेज, फास्ट, शपथ, कसम, ओथ, रेगिस्तान, मरुस्थल, डेजर्ट, अवसर, मौका, अपॉर्चुनिटी, लालसा, इच्छा, डिजायर, पेशकश, प्रस्ताव, प्रपोजल, नुकसान, हानि, लॉस। पाठ 3, मेरा रसोइया भूषणम, माय कुक भूषणम। पाठ परिचय, चैप्टर इंट्रोडक्शन। कभी कभी बात को पूरी तरह जाने बिना ही अपनी प्रतिक्रिया देने से स्थिति हास्यास्पद हो जाती है। इस पाठ में लेखिका के साथ ऐसा क्या हुआ, आइए इस कहानी को पढ़कर जानें। मुझे मेरी सुबह की चाय प्रतिदिन घर के आंगन में ही दी जाती है। मैं सूरज की किरणों के साथ चाय की चुस्कियां लेती हूँ। भूषणम, मेरा रसोइया, इस बात को भली भांति जानता है। हम दोनों की ही सुबह की शुरुआत इसी प्रकार होती है। वह सुबह चाय बनाकर आंगन में रख देता है और मैं वहां बैठकर चाय का आनंद उठाती हूँ। भूषणम मेरे परिवार का एक मुख्य अंग है। वह मेरे यहाँ बहुत दिनों से काम कर रहा है। वह जितना सरल एवं भोला मनुष्य है, उतना ही अच्छा रसोइया भी है। उसे किसी ने कभी दुखी या परेशान नहीं देखा। उसके इतना अच्छा होने पर भी शायद वह पहला दिन था जब मेरा मन किया कि उसे जान से मार दूं। हुआ यूं कि एक शाम हमारे जिले के जिला अधिकारी अपनी पत्नी सहित हमारे घर पधारे। चाय नाश्ते के बाद हमने काफी देर बातचीत की। इस बातचीत में रात के 9 कब बज गए पता ही नहीं चला। घड़ी की तरफ निगाह जाते ही मैंने सोचा कि इतनी रात में इन्हें बिना भोजन किए जाने देना शिष्टाचार के विरुद्ध होगा। अतः यह सोचकर मैं रसोई की तरफ बढ़ गई। रसोई में पहुंचकर मैंने भूषणम से पूछा, आज रात के खाने में क्या बना है? आज तो दोपहर का ही भोजन पर्याप्त बचा हुआ है।
फिर सप्ताह का अंत होने के कारण घर में कुछ अन्य सामान नहीं है। कल बाजार जाने का दिन है, तभी सामान आएगा। भूषणम ने जवाब दिया। मैंने जल्दी जल्दी रसोई की अलमारियों में कुछ ढूंढना शुरू किया। शीघ्र ही मुझे एक बिना लेबल का टिन का डब्बा दिखाई दिया। उसमें खाने का सामान था, पर भूषणम भी ये नहीं जानता था कि वह खाद्य सामग्री कितनी पुरानी है। मैंने भूषणम से कहा, हम आज रात खाने में यही खाएंगे, अतः अतिथियों को भी यही परोस दो। लेकिन यह खाना हमें परोसने से पहले मुर्गियों को खिलाकर देख लेना। अगर यह खाकर भी वो ठीक रहती है तो हम समझ जाएंगे कि यह खाना सुरक्षित है। यह कहकर मैं वापस अतिथियों के पास आकर बैठ गई। थोड़ी ही देर में भूषणम ने खाना मेज पर लगा दिया और हम खाने लगे। मैंने भूषणम से यूं ही पूछ लिया कि क्या उसने मुर्गियों को खाना खिला दिया है। यह सुनते ही वह दौड़ता हुआ बाहर चला आया, जैसे उसे कुछ याद आया हो। थोड़ी देर में वह हाँफता हुआ अंदर आया। अब तक हम अपना भोजन समाप्त कर चुके थे। मैंने पूछा, क्या हुआ? वह बोला, मैडम, मुर्गियां। मैंने पूछा, क्या हुआ मुर्गियों को? मेज पर रखी खाली प्लेटों ने मेरे दिमाग में सहसा ही खतरे की घंटी बजा दी। वह सुबकते हुए बोला, मैडम, सभी मुर्गियां मर गईं। यह सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अब मेरे सामने अतिथियों को सच्चाई बताने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं था। मैंने अपने अतिथियों से कहा, रसोइये ने हमारे खाने में से कुछ खाना मुर्गियों को खिलाया था और वे सारी मुर्गियां मर गई हैं। आप कृपा करके अभी किसी डॉक्टर को दिखा लें, क्योंकि शायद वह खाना काफी पुराना था। आपको कुछ गंभीर बीमारी हो, उससे पहले ही किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करा लें। यह कहते कहते मैं चक्कर खाकर गिर गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने बिस्तर पर थी। मैं उठकर सीधे रसोई में पहुंची। वहां भूषणम उदास बैठा था। मैंने उसे धीरज बंधाते हुए कहा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। चलो अब चलकर उन मरी हुई मुर्गियों को उठाते हैं। नहीं, वे वहाँ नहीं हैं। उन्हें लोमड़ी ने मार दिया है और अपने साथ ही कहीं ले गई। भूषण ने जवाब दिया, क्या वह खाना खाकर मुर्गियां नहीं मरी? नहीं मैडम, उन्हें लोमड़ी ने मारा है। वह भोलेपन से बोला। उसकी बात सुनकर मैंने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। उस दिन मेरी इच्छा हुई कि मैं उसे जान से मार दूं, पर सहसा ही उसकी भोली सूरत देखकर मेरे चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। शब्द भंडार, वोकैबुलरी, चुस्कियां लेना, धीरे धीरे पीना, टू सिप। जिला अधिकारी, जिले का मुख्य अधिकारी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, विरुद्ध, खिलाफ, अगेंस्ट। खाद्य सामग्री, खाने की वस्तुएं, एडिबल मटीरियल्स, सहसा, अचानक, सडनली। रसोइया, खाना बनाने वाला, कुक। शिष्टाचार, सभ्य व्यवहार, गुड मैनर्स। पर्याप्त, काफी, यथेष्ट, सफिशिएंट। अतिथि, मेहमान, गेस्ट। डॉक्टर, चिकित्सक, डॉक्टर। पाठ 4, फोर्ड की कारें, फोर्ड कार्स। पाठ परिचय, चैप्टर इंट्रोडक्शन। अगर दिल में कुछ कर दिखाने की लगन हो और दिमाग में जुनून हो तो दुनिया का शायद ही कोई ऐसा काम हो जिसे मनुष्य अपने दम पर करके ना दिखा दे। हेनरी फोर्ड ने ऐसे ही एक काम को अंजाम दिया। आइए इस पाठ को पढ़कर जानें। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित मिशिगन के डियरबॉर्न नामक स्थान पर बहुत साल पहले एक गरीब किसान रहता था। 1863 ईस्वी में इस किसान के घर एक नन्हे बालक ने जन्म लिया। किसान ने अपने बेटे का नाम हेनरी फोर्ड रखा। हेनरी फोर्ड के पिता का सपना था कि उनका बेटा बड़ा होकर कुछ ऐसा काम करे जिससे लोगों का भला तो हो ही, साथ ही उनकी गरीबी और बदहाली भी दूर हो जाए। गरीब किसान होने के कारण हेनरी फोर्ड के पिताजी अपने बेटे के लिए शिक्षा की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं कर पाए, परंतु हेनरी में बचपन से ही अद्भुत प्रतिभा और लगन थी। इसके साथ ही अपने पिताजी के सपने को पूरा करने के लिए उसमें साहस और उत्साह भी था। बचपन से ही हेनरी को खेलने या दोस्तों के साथ घूमने से कहीं ज्यादा कल पुर्जों में लगे रहना तथा घड़ियों की मरम्मत करना अच्छा लगता था, जबकि इन सब के लिए उसके पास औजारों के नाम पर केवल एक कील, कुछ बुनने की सलाइयां और एक चिमटी ही थी। 16 वर्ष की आयु में हेनरी फोर्ड मशीनों की एक दुकान में काम करने लगे। वे बिना घोड़े के चलने वाली एक गाड़ी बनाना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए नए नए प्रयोग करने शुरू किए।
रात रात भर जागकर वे इसके लिए काम करते रहते थे। अंततः मई 1886 की एक रात 2 बजे उनकी मेहनत रंग लाई और उनकी कार बनकर तैयार हो गई। उस वक्त बड़ी तेज बारिश हो रही थी, पर फोर्ड ने उसी समय अपनी गाड़ी बाहर निकाली और उस पर बैठकर पूरे मोहल्ले का चक्कर लगाया। वे बहुत खुश थे क्योंकि गाड़ी ठीक चल रही थी। फिर कुछ दिनों बाद फोर्ड ने अपनी पहली गाड़ी $200 में बेच दी। इस रकम से उन्होंने एक और अच्छी गाड़ी बनाई। हालांकि उन दिनों अमेरिका में कारें बननी शुरू हो गई थीं, पर वे इतनी महंगी होती थीं कि बहुत अमीर लोग ही उन्हें खरीदने की सोच पाते थे। फोर्ड ऐसी कारें बनाना चाहते थे जो इतनी सस्ती हों कि अधिकांश लोग उन्हें खरीद सकें। जब फोर्ड ने 2 रेसिंग कार बनाई तो लोगों ने उनकी कंपनी में विशेष रूप से रुचि लेनी शुरू कर दी। फोर्ड की पहली रेसिंग कार 999 थी, जिसने जितनी भी दौड़ों में हिस्सा लिया हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त किया। आखिरकार वर्ष 1903 में फोर्ड मोटर कंपनी की स्थापना हुई। वर्ष 1909 में फोर्ड ने अपनी टी मॉडल कार बनाई। यह कार बहुत प्रसिद्ध हुई। उस समय उनके पास पैसे की जैसे बाढ़ ही आ गई थी। इसके बाद फोर्ड के कारखानों में पहले सैकड़ों, फिर हजारों और उसके बाद लाखों कारों का निर्माण होने लगा। फोर्ड की कारें अच्छी और सस्ती होती थीं। उनका तथा उनके पिताजी का सपना अब पूरा हो गया था। दरअसल फोर्ड सस्ती और अच्छी कारें बनाने में इसलिए सफल हो पाए क्योंकि उनके कारखाने में सब काम बड़े व्यवस्थित ढंग से होते थे। बनती हुई कारें जब एक मजदूर से दूसरे मजदूर के पास जाती तो उनके पास केवल एक औजार होता था जिसका वह पूरी कुशलता से उपयोग करता था। फोर्ड ने विदेशों में भी अपनी कारें सस्ते दामों पर बेचने की युक्ति निकाल ली थी। वे केवल कल पुर्जों को विदेश भेजते थे, जहां पहले से नियुक्त उनके मजदूर उन्हें जोड़कर कार तैयार कर देते थे। इस तरह फोर्ड की कारें पूरी दुनिया में सस्ते दामों पर मिलने लगीं। इसके लिए संसार आज भी फोर्ड का आभारी है। इस समय फोर्ड कंपनी की कारों के अनेक अत्याधुनिक मॉडल तैयार हैं। बस शोरूम में जाकर टेस्ट ड्राइव कीजिए। शब्द भंडार, वोकैबुलरी: बदहाली, बुरा हाल, पुअर कंडीशन, उत्साह, जोश, उमंग, एंथुजियाज्म। औजार, यंत्र, टूल्स। डॉलर, अमेरिकी मुद्रा, डॉलर। रुचि, दिलचस्पी, इंटरेस्ट। व्यवस्थित, जिसमें किसी प्रकार की व्यवस्था या नियम हो, अरेंज्ड। नियुक्त, किसी काम पर लगाया हुआ, अपॉइंटेड। अत्याधुनिक, बहुत ही नया, लेटेस्ट। प्रतिभा, योग्यता, टैलेंट। मरम्मत, ठीक करना, रिपेयर। अंततः, अंत में, अल्टीमेटली। रेसिंग कार, प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली कार, रेसिंग कार। निर्माण, रचना, कंस्ट्रक्शन। कुशलता, निपुणता, प्रोफिशिएंसी। युक्ति, उपाय, तरीका, आइडिया। आभारी, एहसानमंद, थैंकफुल। लड़का लड़की एक समान, बॉय एंड गर्ल आर इक्वल। माँ, मैंने आंगन में झाड़ू लगा दी, अब बकरियों को चारा भी दे देती हूँ। चल ठीक है। तभी हाथ में पतंग लिए सोनू वहां आया। माँ, मुझे भूख लगी है, जल्दी खाना दो, पतंग उड़ाने चाहूंगा। पहले हाथ मुंह धोकर दोनों खाना खा लो, मैं खाना परोसती हूँ। माँ ने दोनों का खाना परोस दिया। सोनू, तू लड़का है, बड़ा होकर आदमी बनेगा, पेट दबा कर खा, खाकर दूध भी पी लेना। मगर माँ, दीदी तो मुझसे ज्यादा काम करती है, उसे खाना भी कम दिया और दूध भी नहीं। वह लड़की है, अब बात मत बना, खाना खा। मगर सोनू ने अपने भोजन का बहुत सारा भाग दीदी को दे दिया। खाना खाने के बाद, और दीदी, दूध भी पियो तुम। जरूर मेरे प्यारे भाई, मगर आधा आधा ठीक है। अपने बच्चों में यही बदलाव तो मैं देखना चाह रही थी। पाठ 5, कांटों में राह बनाते हैं, मेक अ वे थ्रू थॉर्न्स। पाठ परिचय, चैप्टर इंट्रोडक्शन। कठिनाइयां केवल उन्हें डराती हैं जो कायर होते हैं। वीर मनुष्य तो चुनौतियों का डटकर सामना करते हैं और हर विघ्न बाधा को हरा कर अपनी राह बना लेते हैं। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं,
कांटों में राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, हैं छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। शब्द भंडार, वोकैबुलरी, विपत्ति, मुसीबत, डिफिकल्टी, विघ्न, बाधा, ऑब्स्टिकल, खम, बाजू, आम, प्रखर, तीक्ष्ण, शार्प, वर्तिका, लौ, बत्ती, विक, कायर, डरपोक, कॉवर्ड, मग, रास्ता, वे, पर्वत, पहाड़, माउंटेन, भीतर, अंदर, इनसाइड, रोशनी, प्रकाश, लाइट। पाठ 6, मछलियों की फसल, अ फिश क्रॉप। पाठ परिचय, चैप्टर इंट्रोडक्शन। कुछ लोगों को दूसरों को मूर्ख बनाने में मजा आता है, पर वे यह भूल जाते हैं कि कभी कभी शेर को भी सवा शेर मिल जाता है। आइए ऐसी ही एक कहानी पढ़ें। आजकल मुल्ला नसरुद्दीन हौजा को बागबानी का नया नया शौक चढ़ा था। उसने अपने घर के पीछे की खाली पड़ी जमीन में तरह तरह के फलों के पौधे लगाए और बड़े प्यार से उनकी देखभाल करने लगा। हौजा की बागबानी के प्रति नई अभिरुचि देखकर उसके कुछ दोस्तों ने उसकी मदद भी की। इससे हौजा एक खूबसूरत बगीचे का मालिक बन गया। एक दिन बगदाद के सुल्तान का एक मुंह लगा वजीर इम्तियाज शिराजी नसरुद्दीन हौजा से मिलने आया। उस समय नसरुद्दीन बगीचे में घास की निराई करने में व्यस्त था। क्यों नसरुद्दीन जी, सुना है आजकल आप अच्छे खासे माली बन गए हैं, पर यहाँ तो मुझे नए किस्म के पौधे ना के बराबर दिख रहे हैं। शिराजी ने मजाक उड़ाते हुए कहा। ओ शिराजी साहब, आइए आइए, देखिए मुझे जो जो बीज मिलते हैं मैं बो देता हूँ। अब नए पौधों के बीज ना मिलें तो भला मैं क्या करूँ? नसरुद्दीन ने गंभीरता से कहा। तभी तो मैंने पूछा, नए बीज मैं दे सकता हूँ, पर मुझे शक है कि आप उन्हें उगा सकेंगे। आप शक न करें, मैं हर तरह के बीज उगा सकता हूँ। तब तो कल सवेरे अपने नौकर के हाथों मैं वो नायाब किस्म के बीज आपके घर भिजवा दूंगा। अगली सुबह शिराजी का एक नौकर एक पोटली लेकर आया और नसरुद्दीन को देते हुए बोला, हमारे मालिक ने ये बीज दिए हैं और इन्हें बड़ी हिफाजत से उगाने को कहा है। जब पौधे बढ़ने लगेंगे तो वे खुद आकर देखना चाहेंगे। जरूर जरूर, नसरुद्दीन ने कहा और एक बीज परखने के लिए मुंह में डालकर उसे कुतरा। वह समझ गया कि शिराजी ने उसका मजाक उड़ाया है। दरअसल शिराजी ने बीजों के बजाय मछलियों के सुखाए गए अंडे भेजे थे। यह देखकर नसीरुद्दीन को गुस्सा तो आया, लेकिन शिराजी से टकराना सुल्तान से टकराने के बराबर था। इसलिए नसरुद्दीन उसे यथा समय सबक सिखाने का निश्चय करके उस समय चुपचाप रह गया। इस तरह 2-3 सप्ताह बीतने पर एक दोपहर नसीरुद्दीन को शिराजी के बीच बाजार में दर्शन हो गए। कहिए, कैसे हैं आप? आपके पौधे तो खूब फल फूल रहे हैं ना? शिराजी ने कुटिलता पूर्वक मुस्कुराते हुए पूछा। आपकी दुआ से इस बार बागीचा ऐसा खिला है कि पौधों के पत्ते तो दिखाई ही नहीं देते। वाह! और हाँ, मैंने जो बीज भेजे थे उन्हें बो दिया था ना? शिराजी ने फिर शरारत की। हाँ हाँ, मैंने तो उसी दिन बो दिए। शायद उनमें अभी अंकुर नहीं फूटे होंगे। मेरे दामाद ने भी कहा था कि उन्हें उगाना ऐरे गैरे के वश की बात नहीं, लेकिन मैं भी साधारण माली नहीं हूँ। उचित प्रकार का खाद और पर्याप्त पानी डालकर बीज बो दें तो सब तरह के बीजों से अंकुर फूट जाते हैं। आपने जो बीज भेजे थे उनमें अभी अंकुर फूट रहे हैं, पर उन्हें कीड़े और धूप न लगे इसलिए मैंने उन पर उपले ढक दिए हैं। आप कल सवेरे आकर खुद देख सकते हैं। शिराजी का चेहरा पीला पड़ गया। लाहौल विला, अच्छी बात है, तो मैं कल जरूर आऊंगा। वह बोला। अब नसरुद्दीन सीधे मछलियों की दुकान पर पहुंचा। उसने किलो भर छोटी छोटी मछलियां खरीदी और घर वापस आ गया। फिर उसने उन मछलियों को अपने बगीचे की खाली जमीन में ले जाकर कुछ इस तरह से पंक्तियों में आधा आधा गाड़ दिया कि उनके मुंह
जमीन से ऊपर दिखाई देने लगे। उसने फिर उन पर उपले ढक दिए। दूसरे दिन शिराजी सुबह सुबह नसीरुद्दीन के घर जा पहुंचा। नसीरुद्दीन उसे अपने बगीचे में ले गया और उपलों से ढकी फसल दिखाई। उसने जैसे ही उपले उठाए, मछलियों के मुंह यों दिखाई दिए जैसे जमीन से उगकर आए हों। यह दृश्य देखकर शिराजी का सिर चकरा गया। वह चकित होकर बोला, कमाल है, क्या ये चमत्कार है? कल बाजार में मुझे तुम पर विश्वास नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने तो तुम्हें... खैर छोड़ो, अपनी आंखों से देखकर विश्वास करना ही पड़ेगा। इन बीजों को उगाना कोई कठिन काम नहीं। मेरे पास अगर 1 एकड़ जमीन होती तो मैं खुद ये फसल उसमें बो देता। नसरुद्दीन ने गंभीरता से कहा। अब ये काम मैं करूंगा। मन ही मन शिराजी ने सोचा। घर लौटकर अपने नौकरों को बुलाकर उसने कहा, इस साल हमारे खेतों में मछलियों के सूखे अंडे बिखेर दो। अगर यहां ना मिले तो आसपास के शहरों से मंगवा लो। मैं खुद नहीं मानता था, पर अब तो अपनी आंखों से ये प्रयोग देख लिया है। नौकरों ने उसके आदेशानुसार मछलियों के अंडों के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। यह खबर सारे शहर में फैल गई कि शिराजी मछलियों के अंडे ढूंढ रहे हैं उनकी खेती के लिए। जहां कहीं भी बाहर शिराजी दिखाई देता, लोग मुंह छिपाकर हंसने लगते। शब्द भंडार, वोकैबुलरी, बागबानी, फूलों व पौधों आदि को उगाना व उनकी देखभाल का काम, गार्डनिंग और हॉर्टिकल्चर। अभिरुचि, शौक, हॉबी, बगीचा, उद्यान, गार्डन, शौक, रुचि, इंटरेस्ट, जमीन, भूमि, लैंड, खूबसूरत, सुंदर, ब्यूटीफुल, वजीर, मंत्री, मिनिस्टर। निराई, फसलों के बीच से घास निकालने की क्रिया, वीडिंग, शक, संदेह, डाउट, किस्म, प्रकार, वैरायटी, जरूर, अवश्य, सर्टेनली, कुटिलतापूर्वक, दुष्टतापूर्वक, विद विकेडनेस, उपले, गोबर से बने कंडे, डंग केक्स, चकित, हैरान, सरप्राइज्ड, आदेशानुसार, आदेश के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, माली, बाकी देखभाल करने वाला, गार्डनर, मजाक, परिहास, फन, जेस्ट, नायाब, अनमोल, प्रेशियस, हिफाजत, सुरक्षा, देखभाल, प्रोटेक्शन और केयर। यथा समय, नियत समय आने पर, एट द प्रॉपर टाइम, पर्याप्त, काफी, सफिशिएंट, फसल, उपज, क्रॉप, चमत्कार, अनहोनी बात, मिरेकल। पाठ 7, लहरों का गीत, सॉन्ग ऑफ द वेव्स। पाठ परिचय, चैप्टर इंट्रोडक्शन। जो लोग बिना घबराए मन में जोश, उत्साह व उमंग भरकर अपने उद्देश्य की ओर निरंतर अग्रसर रहते हैं, वे उन्नति के शिखर पर अवश्य पहुंचते हैं। प्रस्तुत कविता में लहरों का वर्णन कर यही संदेश दिया गया है। माँ ये लहरें भी गाती हैं, कल कल छल छल के मधुर स्वरों में अपने गीत सुनाती हैं। मैं देख रही थी अभी अभी, ये भी मुझ जैसी मचल रहीं। क्या जाने अब क्या मिला इन्हें, भर भर उमंग में उछल रहीं। तट से आकर हंस हंस कर अपनी बातें कह जाती हैं। माँ ये लहरें भी गाती हैं। मैं कब से बुला रही इनको, पर मेरे पास नहीं आती। कुछ खेल खेलती इसीलिए तट तक आकर फिर भाग जाती। मैं चलूं साथ खेलूं इनके, देखो ये मुझे बुलाती हैं। माँ ये लहरें भी गाती हैं। अपने संग खेल खिलाने ये शशि को उतार लाई नभ से। हर एक लहर के साथ साथ शशि भी है खेल रहा तब से। कैसे धीमे धीमे जल के झूले पर उसे झुलाती हैं। माँ ये लहरें भी गाती हैं। रुकती न कभी ये क्षण भर भी, जीवन भर बहना सीखा है। भर भर उमंग सदा हृदय में, आगे बढ़ना ही सीखा है। हंस हंस कर जीवन पथ पर बढ़ते जाओ ये कहती आती हैं। माँ ये लहरें भी गाती हैं। शब्द भंडार, वोकैबुलरी, मधुर स्वर, मीठी आवाज, मेलोडियस साउंड, उमंग, उत्साह, खुशी, एंथुजियाज्म, शशि, चांद, मून, हृदय, मन, दिल, हार्ट,
मचलना, आतुर होना, टू बी इम्पेशेंट। तट, किनारा, बैंक, शोर, नभ, आकाश, स्काई। पथ, रास्ता, पाथ, वे। पाठ 8, स्वावलंबी आसिफ, सेल्फ डिपेंडेंट आसिफ। पाठ परिचय, चैप्टर इंट्रोडक्शन। अपना काम करने में किसी तरह की शर्म नहीं होनी चाहिए। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। कहानी में आसिफ को यह बात कैसे समझ में आई, आइए पढ़कर जानें। नहीं अम्मी, मैं नहीं जाऊंगा। आसिफ ने अम्मी से कहा, चला जा बेटा। तू नहीं जाएगा तो फिर कौन जाएगा? अम्मी बोली। अम्मी आसिफ से बार बार कह रही थीं कि वह गेहूं पिसवा कर ले आए, लेकिन आसिफ था कि जाने को तैयार नहीं हो रहा था। आसिफ के अब्बू एक अधिकारी हैं। उनके घर पर काम करने के लिए एक सेवक नियुक्त है। पिछले 4-5 दिनों से वह छुट्टी पर था और अगले 4-5 दिनों तक उसके आने की कोई संभावना भी नहीं थी। घर में आटा खत्म हो चुका था, इसलिए यह काम आसिफ के सिर पर आ पड़ा था। आसिफ इस काम को करने में शर्म महसूस कर रहा था। उसने सोचा कि जब वह गेहूं का डिब्बा साइकिल पर रख कर जाएगा तो लोग उसे देखकर हंसेंगे। उसने कहा, अम्मी, मैं गेहूं पिसवाने नहीं जाऊंगा, ये मेरा काम नहीं है। अम्मी उसे समझाते हुए बोली, बेटा, काम मेरा या तेरा नहीं होता। ये नियम हमारे ही बनाए हुए हैं कि यह काम इसका है और वह काम उसका है। ये बहाने करना छोड़ो और चक्की पर जाओ। आसिफ अम्मी की बात काटते हुए बोला, अम्मी, मैंने इससे पहले ये काम कभी नहीं किया है, फिर ये मुझसे कैसे होगा? इतना भारी डिब्बा मैं कैसे उठा पाऊंगा? आसिफ की इस बात का जैसे अम्मी पर कोई असर नहीं हुआ। उनके पास आसिफ की इस दलील का भी जवाब था। वे बोली, बेटा, यहाँ साइकिल का डिब्बा रखवाने में मैं तेरी मदद कर दूंगी और चक्की के पास इसे उतारने में चक्की वाला तेरी मदद कर देगा। इसी तरह वापसी में भी मैं दरवाजे पर खड़ी होकर तेरी राह देखूंगी और हम दोनों मिलकर डब्बा उतार लेंगे। रही बात रास्ते की, तो तुझे कौन सा बोझ ढोना है? डिब्बा तो साइकिल पर होगा, तुझे तो बस अपने हाथ से सहारा भर ही देना है। आसिफ ने अम्मी की बात सुनकर भी अपने पक्ष को मजबूती से रखते हुए अपनी बात दोहराई। लेकिन अम्मी, मैंने यह काम पहले कभी किया नहीं है। अम्मी को इस बार आसिफ की बात पर हंसी आ गई। वे बोली, अरे पगले, कोई भी काम व्यक्ति कभी न कभी तो पहली बार करता ही है। तू ही सोच, जब पहली बार तू स्कूल गया था तो तू कितना रोया था। यदि तू उस दिन स्कूल न जाता तो क्या आज यहाँ तक पहुँच पाता? चल चल, समय बर्बाद मत कर और डब्बा उठा। अम्मी के आदेश की वजह से आसिफ ना चाहते हुए भी जाने को राजी हो गया। उसने अपनी नई साइकिल निकाली। अम्मी की मदद से गेहूं से भरा डब्बा साइकिल के पीछे रखा और गेहूं पिसवाने चल पड़ा। आटा चक्की उसके घर से ज्यादा दूर नहीं थी, इसलिए उसने पैदल चलना ही ठीक समझा। उसने बाएं हाथ से साइकिल का हैंडल और दाहिने हाथ से डिब्बे को पकड़ रखा था। अपनी शर्म मिटाने के लिए उसने गर्दन नीची कर ली थी। हर आने जाने वाले की निगाहों से बचने का वह असफल प्रयास कर रहा था। चक्की के पास पहुंचकर उसने राहत की सांस ली। डिब्बा उतारकर गेहूं तुलवाए। चक्की वाले ने आसिफ से कहा, भैया, 1-2 आदमी और आ जाएं, तो चक्की चालू करूंगा। आपको कोई और काम हो तो वह कराएं। अच्छी बात है, मैं आधे घंटे में आता हूँ। इतना कहकर आसिफ ने अपनी साइकिल उठाई। वह सोचने लगा, मैंने चक्की वाले से आधे घंटे में आने के लिए कह तो दिया है, लेकिन आधे घंटे के समय का क्या उपयोग करूं? अभी घर लौटने से कोई फायदा नहीं है, फिर कहाँ जाऊं? चलो, अपने सहपाठी दिनेश से ही मिलाऊं। दिनेश अपनी दुकान में झाड़ू लगा रहा था। आसिफ कब उसकी दुकान पर आकर खड़ा हो गया, उसे इसका एहसास ही नहीं हुआ। अचानक उसकी नजर ऊपर उठी तो उसने आसिफ को सामने खड़ा पाया। आसिफ को देखकर उसे आश्चर्य हुआ। अरे आसिफ, अंदर आ। 1 मिनट, यह कूड़ा फेंक दूं? झाड़ू कोने में रखते हुए दिनेश बोला। आसिफ ने आश्चर्य से पूछा, दिनेश, तू झाड़ू लगा रहा है? झाड़ू रखते हुए दिनेश ने जवाब दिया। हाँ आसिफ, आज सेवक नहीं आया है, इसलिए मैं ही यह काम कर रहा हूँ। और फिर सेवक रहे न रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है?
उसके रहने पर भी मैं कई बार झाड़ू लगा चुका हूँ। आसिफ का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। उसने फिर पूछा, तुझे ये सब करने में शर्म नहीं आती? दिनेश बोला, अपना काम करने में शर्म कैसी? फिर हमारे स्कूल में भी तो हमें सिखाया जाता है कि स्वावलंबी बनो, यानी अपना काम स्वयं करो। ओह, तू भी कौन कौन सी बात लेकर बैठ गया। अंदर आ, मैं तुझे क्रीम वाले बिस्कुट खिलाता हूँ। हाँ, आता हूँ। बिस्कुट खाते हुए आसिफ लगातार सोच रहा था कि कक्षा में सबका प्रिय दिनेश अपनी दुकान में झाड़ू लगा रहा है। इसे यह काम करने में जरा भी शर्म नहीं आ रही है। कितना भला है यह। वह आधा घंटा दिनेश की दुकान पर बैठा। इधर उधर की कुछ और बातें हुई। उसके बाद वह वहां से उठकर चक्की पर जा पहुंचा। चक्की वाले ने गेहूं पीसकर तोलकर पहले ही रख दिए थे। पैसे देकर आसिफ ने आटे का डिब्बा साइकिल के पीछे रखा और घर की ओर रवाना हुआ। अब वह गर्दन नीची नहीं बल्कि गर्व से ऊंची किए चल रहा था। आज उसे स्वावलंबी होने का सही अर्थ पता चल चुका था। शब्द भंडार, वोकैबुलरी, सेवक, नौकर, सर्वेंट, शर्म, लज्जा, शेम, राजी, सहमत, अग्री, राहत, चैन, रिलैक्सेशन, सहपाठी, साथ पढ़ने वाला, क्लासमेट, रवाना होना, प्रस्थान करना, टू डिपार्चर, नियुक्त, जो किसी पद पर रखा गया हो, अपॉइंटेड, दलील, तर्क, बहस, आर्ग्यूमेंट, प्रयास, प्रयत्न, एफर्ट, उपयोग, इस्तेमाल, यूज, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट, गर्व, गौरव, प्राउड, जिसका काम उसी को साजे, एवरीवन नोज हिज बिजनेस वेल। एक धोबी था, उसके पास एक गधा था और एक कुत्ता था। धोबी सवेरे कलेवा करता और गधे पर कपड़ों की गठरी लादकर नदी की तरफ चल देता। वहां धोबी घाट पर कपड़े धोता सुखाता और शाम को घर आ जाता। कुत्ता कभी घर पर रहता, कभी घाट पर साथ जाता। धोबी कुत्ते को बहुत प्यार करता था। कुत्ता पूंछ हिलाकर धोबी का स्वागत करता। कुत्ता कभी शरीर को टेढ़ा मेढ़ा करता और कभी 2 पैर धोबी के ऊपर रख देता। जब कुत्ता अधिक प्यार जताता तो धोबी के पैरों को चाटने लगता था। यह सब देखकर गधे को बहुत बुरा लगता था। वह सोचता था कि कुत्ता तो कुछ भी काम नहीं करता। मैं कपड़ों की गठरी लाद कर ले जाता हूँ, उधर से सूखे कपड़े और धोबी के बच्चे को अपनी पीठ पर लाद कर लाता हूँ, लेकिन धोबी ने मुझे कभी प्यार नहीं किया। वह कुत्ते को ही प्यार करता रहता है। एक दिन गधे ने सोचा कि मैं भी कुत्ते की तरह हरकत करके अपने मालिक को प्रसन्न करता हूँ, फिर वह मुझे भी कुत्ते की तरह प्यार करेगा। ऐसा सोचकर वह मौके की तलाश में रहने लगा। एक दिन गधा घर में ही था, तभी धोबी बाहर से आया और चारपाई पर बैठ गया। संयोग से कुत्ता भी घर पर नहीं था। गधे को अच्छा मौका मिल गया। वह अपनी पूंछ टेढ़ी मेढ़ी करते हुए धोबी की तरफ बढ़ा। धोबी सोचने लगा, मेरे गधे को क्या हो गया? ये पागल तो नहीं हो गया? फिर गधे ने अपना शरीर कुत्ते की तरह तोड़ा मरोड़ा और धोबी के पास आकर 2 पैरों पर खड़ा हो गया। फिर पैरों को धोबी की जांघों पर रखने की कोशिश करने लगा। धोबी उठकर दूर खड़ा हो गया। अब तो धोबी को पूरा विश्वास हो गया कि गधा पागल हो गया है। धोबी ने डंडा उठाया और गधे को मारना शुरू कर दिया। जब गधा मार खा चुका तो वह बिना हिले डुले चुपचाप खूंटे के पास जाकर खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर में बाहर से कुत्ता आ गया और पूंछ हिलाकर प्यार जताते हुए उसने दोनों पैर धोबी की गोद में रख दिए। गधा बड़े गौर से इस दृश्य को देख रहा था। धोबी की नजर गधे पर पड़ी। उसे गधे की हरकत का कारण समझते देर नहीं लगी। इस बीच एक पड़ोसी ने आकर धोबी से पूछा, भाई क्या बात है? आज तो गधे की अच्छी तरह पिटाई कर दी। पड़ोसी की बात सुनने के बाद उसने पूरी पाठ 9 बैंक बैंक पाठ परिचय चैप्टर इंट्रोडक्शन। बैंक क्यों बनाए गए हैं? यहाँ क्या काम होता है और कैसे? हम अपने पैसे अपना खाता खुलवाकर बैंक में क्यों रखते हैं? आइए इस पाठ को पढ़कर बैंक की कार्यप्रणाली को समझें। नेहा अपने कमरे से बाहर आई तो देखा माँ पर्स टांगकर
कहीं बाहर जाने के लिए तैयार थी। नेहा बोली, माँ, क्या आप बाजार जा रही हैं? मैं भी आपके साथ चलूंगी। माँ मुस्काई और बोली, नहीं नेहा, मैं बैंक जा रही हूँ। जाओ, तुम दूध पी लो, मेज पर रखा है। नेहा दादाजी के पास आकर बोली, दादाजी, बैंक से पैसे मिलते हैं, बताओ ना, क्या मुझे भी बैंक से पैसे मिल सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर इसके लिए तुम्हें वहाँ पैसे जमा करवाने पड़ेंगे। दादाजी ने कहा। तभी दादी जी बोली, अरे बिटिया, ये बैंक तो अब शुरू हुए हैं। हमारे जमाने में तो लोग रुपया, पैसा, गहने आदि अपने घरों में ही रखते थे। कभी कभी तो चोर घर में घुसकर सारा पैसा और गहने चोरी करके भाग जाते थे। उनसे बचाने के लिए अनेक लोग रुपयों को बांस के छप्पर में छिपाकर रखते थे। कुछ लोग नोटों को जमीन में गाड़ देते थे और कुछ तो चावल गेहूं के बर्तनों में नोट आदि छिपा देते थे। कभी कभी तो दीमक सारे नोट खा जाती थी और कभी घर में आग लग जाए तो सारे नोट जल जाते थे। अब जगह जगह बैंक खुल गए हैं। अपने रुपए पैसे वहां जमा करो और चैन की नींद सो। पर बैंक वालों को कैसे मालूम कि किसने रुपया जमा करवाया? नेहा ने आश्चर्य से पूछा। दादाजी ने नेहा को समझाते हुए कहा, बिटिया, वे लोग इसे याद नहीं रखते, खाता खोलकर उसमें लिखते जाते हैं। हर खाते का अलग हिसाब किताब रखा जाता है। बैंक हर खातेदार को एक पासबुक देता है। उसमें वह विवरण दर्ज होता है कि हमने कितने रुपए निकाले या कितने रुपए जमा किए और हमारे खाते में कितना पैसा शेष है। इस तरह से हम जान सकते हैं कि हमारे पास कितने पैसे हैं। बैंक खाते के पैसे पर ब्याज भी देता है। तुमने चेक तो देखा ही होगा। बैंक हर खातेदार को एक चेकबुक देता है। मान लो तुम्हें किसी आदमी को 5,000 रुपए देने हैं। इतने रुपए लेकर जाओ तो जेब कटने या पैसे खो जाने का खतरा रहता है। तुम उसके नाम 5,000 रुपए का चेक दे दो। उस चेक से तुम्हारे खाते से सिर्फ वही आदमी ये रुपए ले सकता है। इस तरह से चोरी होने या खो जाने का खतरा नहीं रहता। एक बात नेहा की समझ में नहीं आई। बैंक सारे लोगों से पैसे लेकर उसका क्या करता है? दादाजी ने उसे समझाया। बैंक जरूरतमंदों को ऋण देता है। वह लोगों को जमीन खरीदने या मकान बनाने के लिए ऋण देता है। ग्रामीण बैंक किसानों को खेती के लिए और दुकानदारों को व्यापार के लिए भी ऋण देते हैं। ऋण लेने वाले बैंक को ब्याज देते हैं। यही बैंकों की असली कमाई है। तभी दादाजी ने थैले से एक लिफाफा निकाला और उसमें से एक कागज निकालकर नेहा को दिखाया। नेहा ने पूछा, दादाजी, ये चेक है? नहीं बिटिया, ये तो ड्राफ्ट है। तुम्हारे चाचा जी ने भेजा है। मान लो कि तुम्हारे पिताजी देहरादून में चाचा जी को 10,000 रुपए भेजना चाहते हैं। तुम्हारे पिताजी बैंक को 10,000 रुपए और ड्राफ्ट बनाने की फीस के रुपए देंगे। बैंक चाचा जी के नाम 10,000 रुपए का ड्राफ्ट बनाकर पिताजी को दे देगा। पिताजी उस ड्राफ्ट को डाक से चाचा जी को भेजेंगे। चाचा जी उस ड्राफ्ट को अपने बैंक खाते में जमा कर लेंगे। इस तरह पैसे सुरक्षित उनके पास पहुंच जाएंगे। हाँ दादाजी, इस तरह कोई रुपया खोएगा भी नहीं। नेहा बोली। पता है नेहा, हम बैंक में किराए पर लॉकर भी ले सकते हैं। उस लॉकर में गहने, जरूरी कागजात वगैरह रख सकते हैं। चोर लॉकर के कमरे में नहीं घुस सकता, लॉकर नहीं तोड़ सकता। इस तरह हमारी सभी चीजें बैंक में सुरक्षित रह सकती हैं। हमारे देश में बैंकों का भी एक बैंक है। उसे हम रिजर्व बैंक कहते हैं। रिजर्व बैंक ही नोट और सिक्के बनाता है। जिस तरह हमारे पैसे बैंक में रहते हैं, उसी तरह सरकार अपना सारा पैसा रिजर्व बैंक में रखती है। देखा कैसे कमाल के हैं ये बैंक। दादाजी बोले। शब्द भंडार, वोकैबुलरी, गहने, जेवर, ज्वेलरी, दीमक, चींटी के आकार का कीड़ा जो लकड़ी खाता है, टर्माइट, विवरण, ब्यौरा, डिटेल्स, जरूरतमंद, जिन्हें आवश्यकता है, नीडी पीपल, छप्पर, झोपड़े की घास से बनी छत, थैच्ड रूफ, खातेदार,
वह व्यक्ति जिसके नाम बैंक का खाता हो, अकाउंट होल्डर। ब्याज, सूद, इंटरेस्ट, ऋण, कर्ज, लोन। पाठ 10 अमृतवाणी, पायस वर्ड्स। पाठ परिचय, चैप्टर इंट्रोडक्शन। दोहे अपनी 2 पंक्तियों में जीवन के उन अनेक मूल्यों को समाहित किए होते हैं जो हमें जीवन में अमूल्य सीख देते हैं तथा जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। कबीर, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। रात गवाई सोए कर, दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। रहीम, रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजे दारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेही साचे मीत। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोए, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। दोनों रहीमन एक से, जैले बोलत नाही, जानी परत है काक पिक, ऋतु बसंत के माही। शब्द भंडार, वोकैबुलरी। बानी, वाणी, वर्ड्स। शीतल, शीतल, कूल। चुप, चुप्पी, मौन, साइलेंस। अमोल, अनमोल, प्राइसलेस। लघु, छोटा, स्मॉल। साचे, सच्चा, ट्रू। बिगड़ी बात, समथिंग डन रॉन्ग। पिक, कोयल, कुक्कू। आपा, अहंकार, ईगो। अति, किसी चीज की अधिकता, एक्सेस। गवाई, खोना, बर्बाद करना, टू लूज, टू वेस्ट। बड़ेन, बड़ा, बिग। विपत्ति, मुसीबत, कैलामिटी। मीत, दोस्त, फ्रेंड। काक, कौआ, क्रो। माही, महीना, मंथ। पाठ 11 कर्तव्य का ज्ञान, रियलाइजेशन ऑफ ड्यूटी। पाठ परिचय, चैप्टर इंट्रोडक्शन। युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को मोह ने घेर लिया। वे अपने ही भाई बंधुओं, मित्रों व संबंधियों को मारना नहीं चाह रहे थे। ऐसे समय में श्री कृष्ण ने गीता का संदेश देकर अर्जुन को कर्तव्य का ज्ञान कैसे कराया, आइए पढ़कर जानें। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है। दोनों पक्षों की सेना तैयार खड़ी है। लेकिन यह क्या? महावीर अर्जुन अपनी सारथी श्री कृष्ण से कहता है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। मैं देख रहा हूँ शत्रु सेना में खड़े सबके सब योद्धा मेरे स्वजन हैं। मैं किसे मारूंगा? इन्हें मारकर पृथ्वी तो क्या, स्वर्ग की प्राप्ति होने पर भी मैं सुखी नहीं हो सकूंगा। फिर भगवान श्री कृष्ण अनेक प्रकार से धर्म और कर्म की गति अर्जुन को समझाते हैं। आत्मा की अमरता और देह की निस्सारता का ज्ञान कराते हैं, जिससे अर्जुन के अंदर कर्तव्य की चेतना आती है और वह युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। बंधु, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए, जिससे मैं देख सकूं कि मुझे किस किस से युद्ध करना है। जैसी तुम्हारी इच्छा। रथ को आगे बढ़ाकर, हे पार्थ, इस स्थान से तुम सभी वीरों को देख सकते हो। शत्रु पक्ष की ओर देखकर, अरे, यह मैं क्या देख रहा हूं? यहां तो पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और मामा शल्य खड़े हैं। क्या इस युद्ध में विजय पाने के लिए मुझे अपने गुरुजनों और संबंधियों का ही वध करना होगा? प्रिय अर्जुन, यह युद्ध तुम अपनी इच्छा से नहीं लड़ रहे हो। दुर्योधन और उसके साथियों ने युद्ध के लिए तुम्हें विवश किया है। इस प्रकार के धर्म युद्धों में किसी प्रकार का मोह करना अच्छा नहीं होता। धनुष बाण रखते हुए, हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं करूंगा। मैं अपने स्वजनों के वध के लिए गांडीव नहीं उठाऊंगा। मुझे ऐसी विजय नहीं चाहिए। वीर अर्जुन,
तुम आज कैसी कायरों सी बातें कर रहे हो? तुम्हें युद्ध स्थल में यह अज्ञान कैसे हुआ? हृदय की दुर्बलता त्याग युद्ध करो। भगवान, मुझे युद्ध के लिए विवश ना करें। अपने ही संबंधियों पर मैं किस प्रकार शस्त्र उठा सकूंगा? यह वीरों का धर्म नहीं है अर्जुन। जो अधर्म पर चलते हैं उनका नाश करना ही वीरों का धर्म है। जो क्षत्रिय यह नहीं करता उसकी सर्वत्र निंदा होती है। आने वाली पीढ़ी कहेगी कि अर्जुन कायर था, उसने पाप को बढ़ावा दिया। यदि मैं हार गया तो क्या होगा भगवान? वीर पुरुष हार जीत की चिंता नहीं करते। युद्ध करना उनका धर्म है। धर्म पालन पहला कर्तव्य है, फिर चाहे हार हो या जीत। तो क्या बंधु बांधवों को मारने को भी आप कर्तव्य कहते हैं? अर्जुन, मोह त्याग कर विवेक के साथ विचार करो। तुम बंधु बांधव किन्हें कहते हो? शकुनी का छल, दुर्योधन का लाक्षागृह, द्रौपदी का अपमान, शांति संदेश के समय मेरा अपमान, क्या तुम सब भूल जाओगे? बंधुवर, वह तो ठीक है, पर फिर भी अब संदेह करने का कोई स्थान नहीं है। मनुष्य की आत्मा अमर है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र बदलकर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर त्याग कर दूसरा शरीर धारण करती है। किंतु जनार्दन, क्या यह अच्छा नहीं होगा कि युद्ध में इतना रक्तपात करने की अपेक्षा मैं सन्यास लेकर शांति का जीवन बिताऊं? तुम सन्यास का सही अर्थ नहीं जानते अर्जुन। सच्चा सन्यासी वह है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है। वह किसी फल की इच्छा नहीं करता। ऐसा व्यक्ति ही ईश्वर को पा सकता है। हे प्रभु, आपके इस उपदेश से मेरा मोह भंग हो गया और मुझे अपने कर्तव्य का ज्ञान हो गया। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। ऐसा कहकर अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया। उनके बाण छोड़ते ही युद्ध भूमि में घोर नाद उत्पन्न हो गया। युद्ध के नगाड़े बज उठे। शब्द भंडार, वोकैबुलरी। युद्ध, लड़ाई, वॉर, बैटल। योद्धा, सैनिक, सिपाही, वॉरियर और सोल्जर। निस्सारता, सारहीनता, अनसब्सटेंशियलिटी। वध, हत्या, मर्डर। कायर, डरपोक, कावर्ड। निंदा, आलोचना। अपकीर्ति, क्रिटिसिज्म, इनफैमी। लक्षाग्रह, लाख से बनाया घर, जिसे दुर्योधन ने पांडवों को जीवित जला देने के लिए वारणावत में बनवाया था। हाउस ऑफ लाख, मेड बाय दुर्योधना टू बर्न पांडव्स। सारथी, रथ हाँकने वाला। चैरोटियर, स्वजनों, संबंधी, रिलेटिव्स। चेतना, ज्ञान, रियलाइजेशन। विवश, मजबूर, हेल्पलेस। सर्वत्र, सब जगह, चारों ओर, एवरीवेयर। विवेक, भले बुरे को पहचानने की शक्ति। विजडम, डिस्क्रीशन। अपमान, बेइज्जती, अनादर, डिसरिस्पेक्ट। रक्तपात, खून खराबा, ब्लडशेड। मोह भंग, मोह, लगाव का टूटना। डिसइल्यूजन। जनार्दन, श्री कृष्ण का एक नाम, नेम ऑफ लॉर्ड कृष्णा। अपेक्षा, चाह या आशा रखना, तुलना में। एक्सपेक्टेशन और इन कंपैरिजन। नाद, ध्वनि, अ लाउड साउंड। पाठ 12, चेन्नई यात्रा, चेन्नई टूर। पाठ परिचय, चैप्टर इंट्रोडक्शन। पर्यटन किसी स्थान के बारे में जानने और ज्ञान बढ़ाने का अच्छा साधन है। हमें पर्यटन के लिए ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए जहां जाने से न केवल हवा पानी बदले बल्कि कुछ जानने का भी अवसर मिले। हमने जब घूमने का मन बनाया तो पर्यटन के लिए चेन्नई का चुनाव किया। हम दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रात के समय चेन्नई के लिए वायुयान में सवार हुए। हम कुछ घंटे में ही चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंच गए। हमने एक अच्छे होटल में कमरा पहले ही बुक करा लिया था। रात्रि में वहीं आराम किया। सुबह नहा धोकर नाश्ता किया। हमारे आग्रह पर होटल वालों ने हमारे लिए गाइड और टैक्सी का प्रबंध कर दिया। इस तरह गाइड के साथ टैक्सी में सवार होकर हमारी चेन्नई यात्रा का श्री गणेश हुआ। तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई भारत के
दक्षिण पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है। इसी कारण यहाँ मौसम सुहावना बना रहता है। गाइड ने बताया कि चेन्नई शहर की स्थापना अंग्रेजों द्वारा 17वीं सदी में की गई थी। शुरू में यह शहर सेंट जॉर्ज नामक छोटे किले के भीतर था। धीरे धीरे यह बंदरगाह शहर के रूप में विकसित हुआ। हम सबसे पहले इस ऐतिहासिक किले को देखने गए। यहाँ से हम भारत के सबसे लंबे और सुंदर मरीना बीच समुद्र तट को देखने गए। शाम हमने एक निजी बीच VGP गोल्डन बीच पर बिताई। यहाँ कई तरह के झूले और टॉय ट्रेन थी। यह बीच बच्चों में बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ आकर बच्चे खुशी से झूम उठे। अगले 2 दिन हम सेंट थॉमस कैथेड्रल, कपिलेश्वर मंदिर, पार्थ सारथी मंदिर, MGR समाधि स्थल, गांधी मंडपम, स्नेक पार्क, म्यूजियम आदि देखने गए। यहाँ मंदिरों के गोपुरम में पत्थरों पर की गई नक्काशी देखने योग्य है। हमने चेन्नई के पर्यटक स्थलों को देखने जानने के अलावा यहाँ के निवासियों, उनके रहन सहन और खान पान के बारे में भी काफी जानकारी प्राप्त की। चेन्नई में भारत के विभिन्न भागों से आए हुए लोग रहते और काम करते हैं। तमिल और अंग्रेजी यहाँ की प्रमुख भाषाएं हैं। चावल, सांभर, डोसा, इडली, रसम, उत्तपम आदि यहाँ के निवासियों के मनपसंद भोज्य पदार्थ हैं। पोंगल चेन्नई का प्रमुख त्योहार है। यह 3 दिन तक मनाया जाता है। चेन्नई के निवासी नृत्य संगीत पसंद करते हैं। भरतनाट्यम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। चेन्नई में कई छोटे बड़े उद्योग हैं। इनमें कपास और रेशमी वस्त्र उद्योग, साइकिल, मशीनरी और रेल डिब्बा उद्योग प्रमुख हैं। शहर में एक तेल शोधक कारखाना भी है। तमिलनाडु का फिल्म उद्योग भी चेन्नई में स्थित है। यहाँ तमिल और हिंदी भाषा की फिल्में बनाई जाती हैं। चेन्नई में गिंडी राष्ट्रीय उद्यान भी है। गाइड ने हमें बताया कि चेन्नई की महानगर पालिका देश में सबसे पुरानी है। ऐतिहासिक महानगर चेन्नई रेल, सड़क और वायु मार्ग द्वारा भारत के विभिन्न भागों से जुड़ा है। चेन्नई में केवल भारत के विभिन्न भागों से ही नहीं बल्कि अन्य देशों से भी पर्यटक आते हैं। हमें चेन्नई में तमिलनाडु की संस्कृति के दर्शन हुए। इस प्रकार चेन्नई यात्रा सफल और ज्ञानवर्धक रही। शब्द भंडार, वोकैबुलरी, पर्यटन, हवा पानी बदलने और ज्ञानवर्धन के लिए किसी नए स्थान पर भ्रमण करना। टूरिज्म, आग्रह, अनुरोध, प्रार्थना, रिक्वेस्ट, प्रबंध, इंतजाम, अरेंजमेंट। बंदरगाह, समुद्र के किनारे पानी के जहाजों के ठहरने के लिए बना स्थान। सी पोर्ट, ऐतिहासिक, इतिहास से संबंधित, हिस्टोरिकल, निजी, अपना, पर्सनल। नक्काशी, लकड़ी, पत्थर आदि पर उकेर कर की गई कलाकारी। कार्विंग, भोज्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ, फूड आइटम्स। तेल शोधक, तेल की सफाई करने वाला। ऑयल रिफाइनरी, पर्यटक, किसी स्थान को देखने के लिए आने वाले यात्री। टूरिस्ट, ज्ञानवर्धक, ज्ञान बढ़ाने वाला। नॉलेजेबल। कौन शैतान? हु इज द नॉटी वन? किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया? कौन चट कर गया दुबक कर, घर भर में अनाज बिखराया? दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई? 2 टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई? कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जाता है जूता, कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता। किसने जिलत कुतर डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने? रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने? कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता। कौन कबाड़ी है जो कूड़ा, दुनिया भर का घर भर जाता? कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने? खुर खुर करता इधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कोने। रोज रात भर जगता रहता, खुर खुर इधर उधर है आता। बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता? पाठ 13 बैजू बावरा। बैजू बावरा। पाठ परिचय। चैप्टर इंट्रोडक्शन। कभी कभी कोई मनुष्य ऐसा काम कर रहा होता है कि उसे खुद नहीं पता होता
कि उसके द्वारा किया जा रहा काम कितना गलत है। ऐसे में यदि कोई उसकी अंतरात्मा को झकझोर दे तो शायद वह अपनी क्रूरता को छोड़ दे। आइए पढ़ें इसी संदर्भ से जुड़ी यह कहानी। यह घटना उन दिनों की है जब भारत पर मुगलों का शासन था। मुगल बादशाह हुमायूं दिल्ली के राजसिंहासन पर विराजमान थे। उन्हीं दिनों हुमायूं की सेना ने गुजरात के अहमदाबाद शहर में मारकाट मचा रखी थी। मुगल सैनिक अपने हाथों में नंगी तलवारें लिए सड़कों पर घूम रहे थे और सामने जो भी दिखाई देता उसे मौत के घाट उतार रहे थे। एक दिन उन्हीं सड़कों पर एक दुबला पतला व्यक्ति पागलों की भांति भागा जा रहा था। पीछे से एक सैनिक ने आकर उसे धर दबोचा। उस सैनिक के हाथ में नंगी तलवार थी। उस व्यक्ति के प्राण कांप उठे। वह सोचने लगा, अब जीवित नहीं बचूंगा। फिर भी वह साहस करके बोला, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें अपने सिर के बराबर सोना दूंगा। सैनिक के मुंह में पानी भर आया। लाओ सोना, नहीं तो अभी इसी तलवार से तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। सैनिक ने उसके सिर पर बंधी हुई पगड़ी खींच ली और उसी पगड़ी से उसे एक वृक्ष से बांधने लगा। सहसा कोई पीछे से बोल उठा, छोड़ दो उसे, पेड़ से मत बांधो। मुगल सैनिक पीछे मुड़ा तो देखा उसकी सेना का नायक था। सैनिक क्या करता, उसने उसे मुक्त कर दिया। सेना नायक उस पागल व्यक्ति को अपने साथ लेकर हुमायूं के पास गया। सैनिक को सेना नायक का यह काम बुरा तो लगा ही था। वह भी हुमायूं के पास जा पहुंचा। उसने हुमायूं से कहा, जहां पनाह, यह गुजरात के सुल्तान का मुख्य आदमी है। मैं इसे मार डालना चाहता था, किंतु सेना नायक ने इसे बचा लिया। हुमायूं क्रोधित हो उठे। वे सेना नायक से बोले, यह तो विश्वासघात है। इसका कारण बताओ, नहीं तो तुम मौत के घाट उतार दिए जाओगे। सेना नायक का मस्तक बादशाह के सामने झुक गया। उसने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, जहां पनाह, मैंने इसे बचाकर विश्वासघात नहीं किया है। मैंने इसे इसलिए बचाया क्योंकि यह भारतवर्ष का वैभव है, संगीत कला की सजीव और श्रेष्ठ प्रतिभा है। हुमायूं ने पुनः क्रोध भरे स्वर में पूछा, तुम्हारी इस बात का प्रमाण क्या है सेना नायक? सेना नायक ने उत्तर दिया, प्रमाण यह स्वयं ही है जहांपना। इसका नाम है बैजू बावरा। आप इसे अपना सुयश गाने की आज्ञा दें। बादशाह ने उसे गाने का आदेश दिया। बैजू गाने लगा। उसके गान में ललकार थी, क्रूर राजा, तेरी तलवार का शिकार बनने के लिए एक भी मनुष्य जीवित ना बचा। यदि तेरी प्यास ना बुझी हो तो इन मरे हुए मनुष्यों को जीवित कर और उन्हें फिर से कत्ल कर। गाना सुनकर हुमायूं का चेहरा लाल हो गया। बैजू बावरा ने उसके दिल में छिपी इंसानियत को झकझोर दिया था। एकाएक उसने अपने एक दरबारी से कहा, एक शाही पोशाक ले आओ। शाही पोशाक लाई गई। सम्राट ने अपने हाथों से पोशाक बैजू को पहनाई और कहा, मैं तुम्हारे संगीत पर मुग्ध हूं। तुम सचमुच भारत के वैभव हो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं, फिर भी कुछ मांगो। जहां पनाह, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी आप देना ही चाहते हैं? तो यह वचन दीजिए कि यह युद्ध तत्काल बंद हो जाए। बैजू ने नम्रतापूर्वक कहा। सम्राट का मस्तक बैजू की इस मांग के सामने झुक गया। शब्द भंडार, वोकैबुलरी, विराजमान, बैठा हुआ, सीटेड, जीवित, जिंदा, अलाइव, सेना नायक, सेना का प्रधान, कमांडर इन चीफ, मस्तक, सिर, हेड, वैभव, गरिमा, ग्लोरी, प्रमाण, सबूत, प्रूफ, क्रूर, अत्याचारी, क्रूअल, इंसानियत, मानवता, ह्यूमैनिटी, मुग्ध, मोहित, इन्फैचुएटेड, सैनिक, सिपाही, सोल्जर, सहसा, अचानक, सडनली, विश्वासघात, धोखा, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, नम्रतापूर्वक, विनयपूर्वक, हम्बली, प्रतिभा, हुनर, टैलेंट, सुयश, कीर्ति, फेम, कत्ल, हत्या, मर्डर, शाही पोशाक, राजसी वस्त्र, रॉयल ड्रेस, वचन, वादा, प्रॉमिस। पाठ 14, मुसाफिर,
ट्रैवलर। पाठ परिचय, चैप्टर इंट्रोडक्शन। हमारा जीवन एक यात्रा की तरह होता है और हम एक मुसाफिर की तरह। हमें जो जीवन मिला है उसे आराम करके व्यतीत करने के स्थान पर लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर संघर्ष करते हुए बिताना चाहिए और विजेता की भांति गर्व से मस्तक ऊंचा रखना चाहिए। आइए पढ़ें इन्हीं भावों को दर्शाती यह कविता। छोड़ पेड़ की छाव मुसाफिर, छोड़ पेड़ की छाव, देख दोपहरी ढलती जाती, छाया रूप बदलती जाती, सूरज घूम चला पश्चिम में, दूर बहुत है गांव मुसाफिर, छोड़ पेड़ की छाव मुसाफिर, छोड़ पेड़ की छाव। बल पौरुष घुड़दौड़ यहाँ है, समर सतत आराम कहाँ है, बाजी लगी हुई है पगले, फेंक विजय के दाव मुसाफिर, छोड़ पेड़ की छाव मुसाफिर, छोड़ पेड़ की छाव। लंबी टेढ़ी क्रूर डगर है, जग केवल अविराम सफर है, रख दे अंगारों के मुख पर, तू लोहे के पांव मुसाफिर, छोड़ पेड़ की छाव मुसाफिर, छोड़ पेड़ की छाव। शब्द भंडार, वोकैबुलरी। छाव, छाया, शेड। दोपहरी, दोपहर, नून। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। हॉर्स, हॉर्स रेस। सतत, लगातार, कंटिन्यूअस। विजय, जीत, विक्ट्री। डगर, रास्ता, पाथ। सफर, यात्रा, ट्रैवल। मुसाफिर, पथिक, ट्रैवलर। बल, शक्ति, पावर। समर, युद्ध, बैटल। बाजी, शर्त, बेट, स्टेक। क्रूर, कठोर, क्रूअल, हार्ड हार्टेड। अविराम, बिना रुके, कंटिन्यूअस। पाठ 16, ऑटोग्राफ, ऑटोग्राफ। पाठ परिचय, चैप्टर इंट्रोडक्शन। यदि हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो भगवान भी हमारे लिए अच्छा ही करता है। कैसे? आइए पढ़कर जानिए। मोहन तड़के ही उठ बैठा और जल्दी जल्दी तैयार हो गया। जैसे ही वह स्कूल जाने के लिए जूते के फीते बांध रहा था, उसे माँ की आवाज सुनाई दी। मोहन, जल्दी आओ, नाश्ता मेज पर लगा है, दूध ठंडा हो जाएगा। अभी आया माँ। और मोहन ने जल्दी से अपनी नीली ऑटोग्राफ बुक जेब में डाली और नाश्ता करने बैठ गया। मोहन मन ही मन बड़ा प्रसन्न था। आज उसके स्कूल में क्रिकेट का एक नामी खिलाड़ी आ रहा था। मोहन को ऑटोग्राफ जमा करने का शौक था और उसकी नीली ऑटोग्राफ की किताब में बड़े बड़े लोगों के ऑटोग्राफ थे। वह क्रिकेट का बड़ा शौकीन भी था, इसलिए अधिकतर ऑटोग्राफ क्रिकेट खिलाड़ियों के थे। भारतीय खिलाड़ी, पाकिस्तानी खिलाड़ी, ब्रिटेन व न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ियों के ऑटोग्राफ देख देख कर वह फूला नहीं समा रहा था। वह सोच रहा था कि आज वह अपने देश के इस नामी खिलाड़ी के ऑटोग्राफ लेकर ही रहेगा। भाग्यवश मोहन स्कूल की स्वागत कमेटी में भी था। सोच सोच कर मोहन मन ही मन मुस्कुरा रहा था। वह नाश्ता खत्म करके उठने को ही था कि उसकी माँ एक बड़ा सा लिफाफा लेकर आई और बोली, बेटा, स्कूल जाने से पहले रास्ते में ये फल बड़ी अम्मा को दे देना। माँ, इस समय मैं बड़ी अम्मा के घर में नहीं जा सकता, लौट कर दे आऊंगा। पर माँ ने तो जैसे बात ही अनसुनी कर दी। वह तेजी से बोली, नहीं, इसी समय उनको फल देने होंगे, आज उनका एकादशी का व्रत है। कहती हुई वे लिफाफा मोहन के सामने रखकर कमरे से बाहर चली गईं। बड़ी अम्मा मोहन की माँ की नई सहेली की बूढ़ी माँ थीं। वह दूर अकेली एक छोटे से घर में रहती थीं। हाथ में लिफाफा पकड़े पकड़े मोहन माँ के पास गया। माँ, स्कूल से लौटते ही बड़ी अम्मा को यह फल दे आऊंगा। आज मुझे जल्दी पहुंचना है। नहीं बेटा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मोना भी उनके पास नहीं है। कल मैं उनको देखने गई थी और उनसे कह आई थी कि सुबह ही तुम्हारे हाथ उन्हें फल भिजवा दूंगी। माँ ने समझाते हुए कहा। लेकिन माँ, मुझे स्कूल पहुंचना है। मोहन ने फिर कहा, परंतु माँ ना मानी। कुछ भी हो, तुम्हें अभी ही ये फल पहुंचाने होंगे। मोहन ने मुंह बनाया और दीवार पर दृष्टि डाली। 8 बजने में 15 मिनट थे। क्रिकेट खिलाड़ी 9 बजे स्कूल आ रहा था। यदि वह जल्दी करे तो अभी इतना समय था कि वह फल पहुंचाकर भी स्कूल पहुंच सकता था। फल का लिफाफा साइकिल में आगे लगी टोकरी में रख
मोहन ने तेजी से पैडल पर पैर मारे और 5 मिनट में बड़ी अम्मा के घर पहुंच गया। गेट खोलकर बाग पार कर घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा नहीं खुला तो मोहन ने जोर से खटखटाया और आवाज लगाई, भाई कोई है? बड़ी अम्मा, बड़ी अम्मा। कोई उत्तर नहीं। उसने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर से कराहने की आवाज आई, हाय राम बेटा, मैं यहां हूं। जहां से आवाज आ रही थी मोहन उसी कमरे में गया। बड़ी अम्मा औंधे मुंह जमीन पर गिरी पड़ी थी और उनके माथे से खून की धार बह रही थी। क्या हुआ बड़ी अम्मा? मैं गिर पड़ी। मोहन ने लिफाफा मेज पर रखा। बड़ी अम्मा को सहारा देकर उठाया और पास पड़ी चारपाई पर लिटा दिया। पास ही रखे तौलिए को भिगो भिगो कर माथे का घाव धोने लगा। खून बंद नहीं हो रहा था। उनकी आंखें बंद थीं। मोहन सोच में पड़ गया। ना जा सकता था और ना रुक सकता था। स्वर्णिम मौका निकला जा रहा था। ऑटोग्राफ भी ना ले सकेगा। बेटा, डॉक्टर को बुला लाओ। बड़ी अम्मा की आवाज से मोहन जैसे जाग उठा। अभी जाता हूँ। जाते जाते उसकी दृष्टि दीवार घड़ी पर पड़ी। 8:30 बज चुके थे। मोहन ने साइकिल उठाई और इधर उधर देखा। पास पड़ोसी किसी को भी तो वह नहीं जानता, किससे पूछे? तभी उसे आवाज आई, यहाँ क्या कर रहे हो मोहन? स्कूल नहीं गए? तुम्हें? मास्टर साहब, मैं मुश्किल में फंस गया हूँ। फल देने आया था बड़ी अम्मा को, पर उनके माथे पर सख्त चोट आ गई। वे गिर पड़ी थीं। डॉक्टर को बुलाने जा रहा हूँ। डॉक्टर ढूंढ रहे हो? 16 नंबर वाले घर में डॉक्टर साहब हैं। अभी क्लिनिक नहीं गए होंगे। जल्दी जाओ, और हाँ, स्कूल फौरन पहुंचो, देर न करना। इतना कहकर हेडमास्टर साहब आगे बढ़ गए। मोहन 16 नंबर के घर में जा पहुंचा। डॉक्टर साहब उसी समय अपने क्लिनिक जाने को तैयार खड़े थे। मोहन ने जल्दी जल्दी उनको बड़ी अम्मा के बारे में बताया। बड़ी अम्मा के बारे में सुनते ही वह घबरा कर बोले, बड़ी अम्मा को चोट लग गई। अभी चलता हूँ। और वह मोहन के साथ हो लिए। चारपाई पर आंखें मूंदे लेटी बड़ी अम्मा कराह रही थीं। डॉक्टर ने उनकी जांच की, घाव धोकर पट्टी की और खाने की गोली भी दी। फिर मोहन को बाहर ले जाकर कहा, इन्हें काफी चोट लगी है। इन्हें अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। तुम इन्हीं के पास रहो। कहकर डॉक्टर साहब चले गए। पास रखी तिपाई पर मोहन बैठ गया। अनायास ही उसकी दृष्टि घड़ी पर पड़ गई। 9 बज रहे थे। क्रिकेट खिलाड़ी स्कूल पहुंच चुका होगा। ऐसे मौके कम ही आते हैं। उसका मन हुआ कि वह चुपके से बड़ी अम्मा को छोड़कर भाग जाए। बड़ी अम्मा फिर कराही। उनका कराहना सुनकर वह रुक गया और उनका सिर सहलाने लगा। बड़ी अम्मा जैसे मोहन के मन की बात समझ गई हों। बोली, थोड़ी देर और ठहर जाओ बेटा, मेरी बहन का लड़का आता होगा। जब वह आ जाए तब चले जाना। मन ही मन निराश होने पर भी मोहन संभल कर बोला, आप घबराए नहीं, मैं यही हूँ बड़ी अम्मा। इसके बाद बड़ी अम्मा सो गईं। मोहन बड़ी अम्मा के भांजे के आने की राह देखने लगा। यदि वह फौरन आ जाता तो वह अब भी स्कूल पहुंच सकता था और ऑटोग्राफ ले सकता था। 12 बज गए थे। दुखी मन से मोहन खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया कि तभी सड़क पर शोर हुआ। जिज्ञासावश मोहन भी बाहर गया। सड़क पर एक युवक खड़ा था और चारों ओर भीड़ ही भीड़ थी। मोहन आगे बढ़ गया। वहां अपने हेडमास्टर साहब को देखकर वह दंग रह गया। उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने आंखें मलकर देखा। उनके साथ खड़ा पुरुष पहचाना सा लगा। अरे, यह तो वही क्रिकेट खिलाड़ी है जिसके मैं ऑटोग्राफ लेना चाहता था। तभी उसने देखा कि एक दूसरे युवक ने आगे बढ़कर गेट खोला। मोहन ने कहा, बड़ी देर हो गई, मौसी जी मेरा इंतजार कर रही होंगी। और वह युवक आगे बढ़ गया। हेडमास्टर साहब ने मोहन का परिचय क्रिकेट खिलाड़ी से करवाया। इनसे मिलिए, यह है मोहन जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, और ये है विराट कोहली, प्रसिद्ध क्रिकेटर। फिर वह मोहन की तरफ बढ़कर बोले, मोहन, इन्हें तुमसे मिलवाने ले आया। मोहन ने आगे बढ़कर विराट से हाथ मिलाते हुए कहा, स्कूल नहीं पहुंच पाया,
असल में मैं आपका ऑटोग्राफ लेना चाहता था, पर मोहन आगे न बोल सका। कोई बात नहीं मेरे दोस्त, इसीलिए तो मैं यहाँ चला आया। कहाँ है तुम्हारी ऑटोग्राफ बुक? मोहन ने झिझकते हुए जेब से ऑटोग्राफ बुक निकालकर सामने कर दी। क्रिकेट खिलाड़ी मुस्कुराया। ऑटोग्राफ बुक में उसने एक बैट बनाया और उस चित्र पर लिखा, मेरा परम मित्र मोहन, और उस बैट के चित्र के नीचे अपने हस्ताक्षर कर दिए। यह मोहन का सबसे अनोखा व प्रिय ऑटोग्राफ था। शब्द भंडार, वोकैबुलरी। तड़के, सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग। नामी, मशहूर, फेमस। दृष्टि, नजर, साइट। स्वर्णिम, सुनहरा, गोल्डन। अनायास, अचानक, सडनली। परम, प्रिय, लविंग। ऑटोग्राफ, हस्ताक्षर, ऑटोग्राफ। भाग्यवश, भाग्य के भरोसे, फॉर्चुनेटली। कराहना, दर्द में निकलने वाली आवाज। टू ग्रोन, फौरन, शीघ्र, इमीडिएटली। जिज्ञासावश, जानने की इच्छा के कारण, ड्यू टू क्यूरियोसिटी। हस्ताक्षर, दस्तखत, सिग्नेचर। पन्नाधाय, पन्नाधाय। धन्य धन्य तू पन्नाधाय, जरा न निकली मुख से हाय। दोनों को गोद बिठाती थी, नित अपना दूध पिलाती थी। दोनों ही तुझको प्यारे थे, तेरी आंखों के तारे थे। पर हाँ, कुमार के पलने में उस दिन नन्हे को दिया सुला। धन्य धन्य तू पन्नाधाय, बनवीर चीखता जब आया, तलवार खींचकर जब लाया। तूने कुमार को दिया छिपा, तूने नन्हे को दिया बता। तू धन्य धन्य माँ की ममता भी, पथ से सकी न तुझे हटा। धन्य धन्य तू पन्नाधाय, तू धन्य धन्य मेवाड़ धरा, जिस पर था तेरा चरण पड़ा। धन्य धन्य तेरी कुर्बानी, सदा रहेगी अमर कहानी। अपने नन्हे को मरवाकर, भावी राणा को लिया बचा। धन्य धन्य तू पन्नाधाय।